पलकधारी सिंह प्राइवेट ITI के यूट्यूब चैनल में आप सभी प्रशिक्षार्थियों का स्वागत है। आज आपको दुर्घटना तथा प्राथमिक उपचार के बारे में बताया जाएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले दुर्घटना क्या होती है। तो देखिए, दुर्घटना एक अनियोजित तथा अनियंत्रित घटनाएं होती हैं। कहने का मतलब वह घटनाएं जिसकी कोई भी योजना हमारे द्वारा नहीं बनाई जाती है और न ही ऐसी घटनाओं पे हमारा कोई नियंत्रण होता है। तो ये जो घटनाएं होती हैं वो दुर्घटना कहलाती है और दुर्घटना के कारण व्यक्ति को चोट लगने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। अब देखिए, आपका ट्रेड जो है वो विद्युत से रिलेटिव है। तो अगर आप वैद्युतिक कार्य कर रहे हैं तो आपके द्वारा बरती गई थोड़ी सी भी असावधानी भी दुर्घटना का कारण बन सकती है। अब देखिए, दुर्घटना जो होती है इसके घटने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो इसमें देखिए, सबसे पहला कारण होता है असावधानी। देखिए, पहला जो कारण होता है वो होता है असावधानी। तो देखिए, असावधानी से कैसे दुर्घटनाएं होती हैं कि कार्यखाना में होने वाले अधिकतर जो दुर्घटनाएं होती हैं वो दुर्घटनाएं असावधानी के कारण ही होती हैं। तो देखिए, आपको कोई भी काम करोगे, कोई भी आप मशीन को संचालित करोगे तो उससे संबंधित आपको सावधानियां दी रहेंगे कि आपको ये सावधानियां बरतनी है। तो अगर आप वहाँ पे ये सावधानी नहीं बरतोगे तब आपके साथ दुर्घटना घटित हो सकती है। तो यहाँ पे हो गया आपकी असावधानी। अब उसके बाद आता है आपका अभिरुचि। तो देखिए, अभिरुचि कब क्या होता है कि कभी कभी जो कारीगर होते हैं वो कार्य करने में उनकी रुचि नहीं रह जाती है। ऐसी स्थिति में भी दुर्घटना घटने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। उसके बाद होता है जल्दबाजी। अब देखिए, कारखाना के जो मालिक होंगे उनके दबाव के कारण या अधिक लाभ पाने के लिए जो कारीगर होते हैं वो काम को करने में जल्दी करते हैं, जिसके कारण भी दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। उसके बाद आता है अज्ञानता। अब देखिए, इसमें क्या होता है कि जब कारीगर को किसी मशीन के बारे में जानकारी ना हो कि उसको हम कैसे संचालित कर सकते हैं, कैसे उसको हम बंद कर सकते हैं, तो उसके बावजूद भी अगर वो मशीन को संचालित करता है तो वहाँ पे भी दुर्घटना घटने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब देखिए, अगला होता है गलत औजार का प्रयोग। देखिए, गलत औजार के प्रयोग का तात्पर्य यह है कि जो कार्य करने के लिए जो औजार बनाए गए हैं, कहने का मतलब अगर आपका जो टूल्स है उस टूल्स का एक विशेष कार्य होता है, अगर उस कार्य के बावजूद आप उससे कोई दूसरा कार्य लेते हैं तब भी आपके साथ दुर्घटना घटित हो जाती है। तो एग्जाम्पल में जैसे हम देख लेते हैं, जो कॉम्बिनेशन प्लायर होता है जिसको आप बोलते हो प्लास। तो देखिए, जो कॉम्बिनेशन प्लायर होता है उस प्लायर का काम होता है तारों को मोड़ना, काटना तथा पकड़ना। लेकिन इसके बावजूद भी कभी कभी क्या होता है कि जो कारीगर होते हैं वो प्लायर का यूज एज ए हैमर, हथौड़ी के रूप में करने लगते हैं, जिसके कारण भी दुर्घटनाएं घटित हो सकती हैं। तो यहाँ पे जो औजार जिस काम के लिए बनाया गया है आपको वही काम करने के लिए वही औजार का यूज करना पड़ेगा। अब उसके बाद आता है असुरक्षित पहनावा। देखिए, कारखानाओं में, फैक्ट्रियों में काम करने के लिए जो कारीगर होते हैं उनको एक विशेष पहनावा दिया जाता है, जैसे हेलमेट लगाना, चश्मा लगाना, एयर प्लग लगाना, टाई को न पहनना, उंगली में रिंग न पहनना, शूट सेफ्टी जूतों को पहनना, इसमें आदि चीज़ें होती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जो है एक उचित पोशाक पहनकर ही कार्यशाला में, फैक्ट्री में या कारखानाओं में काम करना है। तो अगर आप उचित पोशाक पहनते हैं तो आपके साथ दुर्घटना घटने के कम चांसेस होंगे
फिर उसके बाद आता है सुरक्षा चिन्हों का ज्ञान न होना। देखिए, आपको पिछली वीडियो में सुरक्षा चिन्हों के बारे में बताया गया था और वहाँ पे आपको बताया गया था कि अगर आप सुरक्षा के नियमों का पालन करेंगे तो आपके साथ दुर्घटना घटने के बहुत ही कम चांसेस होंगे। जैसे आपको सुरक्षा चिन्ह में बना दिया गया है कि ये निषेधात्मक चिन्ह है, कि उसमें आपको एक सिगरेट बना दी गई है, उसके क्रॉस का निशान लगा दिया गया। तो अगर आपको सुरक्षा चिन्हों के बारे में जानकारी नहीं है, वहाँ पे आप सिगरेट जलाते हो, तब भी वहाँ पे दुर्घटना घटने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको सुरक्षा चिन्हों का ज्ञान नहीं है कि ये कौन सा चिन्ह है, इसका तात्पर्य क्या है, तब भी आपके साथ दुर्घटना घटित हो सकती है। तो ये सब चीज़ें होती हैं कि जो दुर्घटना घटने का कारण बनती हैं। अब देखिए, हमारे ट्रेड में जो दुर्घटनाएं घटती हैं वह दुर्घटनाएं वैद्युतिक दुर्घटनाएं कहती हैं। अब देखिए, वैद्युतिक दुर्घटना होता क्या है। देखिए, जो विद्युत होती है वो हमारे लिए जितना उपयोगी है उतने ही हमारे लिए खतरनाक भी है। कहने का मतलब ये है कि विद्युत जो होती है उसके अगर हम संपर्क में आ जाएंगे तो वो हमको अधिक क्षति पहुंचा सकती है। तो देखिए, जितने भी घटनाएं जो होती हैं वो वैद्युतिक या विद्युत से संबंधित होती हैं, उसको हम वैद्युतिक दुर्घटनाएं कहते हैं। और आपको बताया गया था कि जो वैद्युतिक दुर्घटनाएं होती हैं वो दो होती हैं, एक आपका होती है आग और एक आपकी होती है विद्युत झटका। अब देखिए, आग जो होता है वो स्पार्किंग के कारण होता है और जो विद्युत झटका होता है जब व्यक्ति जो है किसी सप्लाई लाइन के संपर्क में आ जाता है तो उसके शरीर में विद्युत धारा स्थापित हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति को विद्युत झटका लगता है। तो ये दो प्रकार की घटनाएं होती हैं जो विद्युत घटनाएं कहलाती हैं। तो देखिए, आपको आग के बारे में पिछली वीडियो में बता दिया गया है। अब हम देखते हैं कि जो विद्युत झटका होता है इससे बचने के लिए और इससे जो हानियां होती हैं उसके क्या कारण हैं। अब देखते हैं हम विद्युत झटका लगने के कारण। देखिए, आपको पिछली वीडियो में बताया गया था कि विद्युत झटका होता कैसे है। एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए, जब 90 वोल्ट से अधिक की वोल्टता हमारे शरीर के आर पार स्थापित हो जाती है तो हमें एक तीव्र झटके का अनुभव होता है और इसी को हम क्या बोलते हैं, विद्युत झटका बोलते हैं। अब देखिए, इसका जो मेन कारण होता है, जो मुख्य कारण होता है, वो होता है विद्युत धारा की तीव्र गति। अब देखिए, विद्युत धारा की तीव्र गति कितना होती है इसकी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब देखिए, अगर आपके शरीर में इतनी स्पीड की विद्युत धारा जो है प्रवाहित हो जाएगी तो आपके धमनी या सिरों में जो विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है उसकी भी स्पीड क्या हो जाएगी, बहुत बढ़ जाएगी, जिसके कारण जो होता है व्यक्ति को एक तीव्र झटका लगता है जिसको हम वैद्युतिक झटका बोलते हैं। अब देखिए, अगर किसी भी व्यक्ति को विद्युत झटका लगेगा तो उसके शरीर में क्या क्या क्षतियां हो सकती हैं। अब देखिए, क्षतियों में सबसे पहला क्षति ये हो सकता है कि शरीर पर छाले पड़ सकते हैं। शरीर पे क्या पड़ सकते हैं, छाले पड़ सकते हैं। और दूसरा क्षति होगा कि शरीर के अंग का मांस जो है जल सकता है। जो अंग जो है विद्युत के संपर्क में आएगा वो मांस क्या हो सकता है, जल सकता है। फिर उसके बाद आती है कि जो रक्त का प्रवाह होता है वो अधिक मात्रा में होने लगा। जैसे मतलब जब विद्युत धारा का शॉक लगेगा तो जो मांस होगा वो फट जाएगा और फटने के साथ साथ क्या होने लगेगा, रक्त का प्रवाह होने लगेगा। तो अगली क्षति हो जाएगी रक्त का प्रवाह। फिर उसके बाद आपका आता है सांस में रुकावट उत्पन्न होना, कि व्यक्ति जो है वो सांस लेने में उसको कठिनाई होने लगेंगी। उसके बाद आपका होता है कि जो व्यक्ति होगा वो बेहोश हो सकता है,
फिर उसके बाद होती है कि जो व्यक्ति होता है अगर उसके हृदय की गति रुक जाएगी तो व्यक्ति की जो होती है वो मृत्यु भी हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए आपको 6 क्षतियाँ हो सकती हैं। पहला होता है कि व्यक्ति के शरीर पर छाले पड़ जाते हैं। दूसरा होता है अंग का मांस जल सकता है। तीसरा होता है कि कट जाने के कारण रक्त प्रवाह भी हो सकता है। चौथा हो जाएगा श्वसन में रुकावट उत्पन्न हो जाती है। पांचवा हो जाएगा व्यक्ति बेहोश हो सकता है। और छठवां हो जाएगा कि व्यक्ति के हृदय की गति रुक जाने के कारण व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे जो विद्युत धारा है वो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है। तो हमको इससे बचने के लिए जितने भी सुरक्षा के नियम बताए गए हैं, सुरक्षा चिन्हों के बारे में बताया गया है, उनका हमको पालन करना पड़ेगा। उसी के द्वारा ही हम विद्युत धारा के दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। अब देखिए अगर कोई व्यक्ति जो है विद्युत संपर्क में आ जाएगा तो उसको हम छुड़ाएंगे कैसे, ये देखते हैं। देखिए अगर कोई व्यक्ति किसी कारणवश विद्युत के संपर्क में आ जाता है तो उसे हम कैसे छुड़ाएंगे। तो देखिए उसको छुड़ाने के लिए सबसे पहले हमको जिस मशीन या उपकरण पे वो काम कर रहा है, जिसके द्वारा उसको विद्युत सप्लाई मिल रही है, सबसे पहले उस उपकरण या स्विच के को ऑफ कर देना है या उसके मेन लीड के प्लग टॉप को निकाल देना है, अथवा जो विद्युत लाइन का मेन स्विच है उसको ऑफ कर देना है। तो जैसे जो उपकरण है उसके स्विच को ऑफ कर दीजिए या जो प्लग टॉप होता है जो सॉकेट में लगा होता है उसको आप निकाल दीजिए, नहीं तो आप क्या करिए कि मेन स्विच ही ऑफ कर दीजिए। तो इससे क्या होगा कि जो व्यक्ति विद्युत के संपर्क में आया हुआ है वो विद्युत से पृथक हो जाएगा। अब देखिए अगर ये सब चीज़ें अगर आप नहीं कर सकते हैं तो इसके अतिरिक्त आप सूखी लकड़ी से या प्लास्टिक की मोटी वस्तु से भी खींचकर जो है व्यक्ति को विद्युत संपर्क से छुड़ा सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि जब व्यक्ति जो है विद्युत संपर्क से पृथक होगा तो वह तीव्र गति से जो है जमीन पर नहीं गिरना चाहिए, नहीं तो जो व्यक्ति होगा उसको चोट लग जाएगी। तो इस तरीके से जो है जो व्यक्ति विद्युत के संपर्क में आया है उसको हम क्या कर सकते हैं, छुड़ा सकते हैं। अब देखिए कि इन सब दुर्घटनाओं से बचने के लिए हमको सुरक्षा या सावधानियां अपनाकर हम वैद्युतिक दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। अब देखिए जो सुरक्षा होती है वो कितने प्रकार की होती है। जो सुरक्षा होती है वो मुख्य 3 प्रकार की होती है। अब देखिए इसमें सुरक्षा में पहला आपका होता है स्वयं की सुरक्षा। अब देखिए स्वयं की सुरक्षा का मतलब हो गया कि अगर आप कहीं भी काम करने जाओगे तो सबसे पहले अपनी सुरक्षा का ध्यान रखोगे, जैसे हेलमेट पहनना है, चश्मे लगाना है, पैर में शूज पहनना है, टाई नहीं लगाना है, मफलर नहीं लगाना है। तो ये सब चीज़ें अगर आप ध्यान में रखोगे तो वहाँ पे क्या होगी, आपके स्वयं की सुरक्षा होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने आप की सुरक्षा करनी है। फिर उसके बाद आपका आता है मशीन की सुरक्षा। अब देखिए अपनी सुरक्षा करते हुए जहाँ तक संभव हो हमें मशीनों का भी सुरक्षा करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जितने भी उपकरण हैं उनको उनके निर्देश के अनुसार ही हमको क्या करना है, संचालित करना है। तो मशीनों की सुरक्षा होगी। उसके बाद आपका आता है कार्यखंड की सुरक्षा। देखिए मशीनों की सुरक्षा के साथ साथ यह भी महत्वपूर्ण है कि कारीगर कुछ मौलिक बातों को ध्यान में रखकर
कार्यशाला में हो रहे कार्यों तथा कार्यखंडों की भी क्या कर सकता है, सुरक्षा कर सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको स्वयं की सुरक्षा करनी है, स्वयं की सुरक्षा के बाद आपको मशीन की सुरक्षा करनी है, मशीन की सुरक्षा के बाद आपको क्या करना है, कार्यखंड की सुरक्षा करना है। तो यहाँ पे आपको अगर इन 3 चीज़ों की अगर आप सुरक्षा करते हो तो आपके साथ जो दुर्घटना होती है वो कभी भी घटित नहीं होगी। अब देखिए, दुर्घटना मान लीजिए किसी कारणवश हमारे साथ घट जाती है तो आगे क्या करना चाहिए। अब देखिए, दुर्घटना घटित होने के बाद हमको सबसे पहले प्राथमिक उपचार देखना चाहिए। अब देखिए, प्राथमिक उपचार होता क्या है। देखिए, कार्यशाला में जब कोई दुर्घटना घटित हो जाती है तो वहाँ पे हमको क्या करना चाहिए। देखिए, जो कार्यशाला होता है वहाँ पे चिकित्सक उपस्थित नहीं होता है, मतलब वहाँ पे कोई भी डॉक्टर आपका नियुक्त नहीं रहेगा। तो दुर्घटना घटित होने के बाद जितने भी आप काम करोगे डॉक्टर के आने से पहले वो सारे के सारे कार्य क्या कहलाएंगे, प्राथमिक उपचार कहलाएंगे। अब देखिए, प्राथमिक उपचार के लिए आपको कुछ विशिष्ट सामग्रियां एवं दवाओं की ज़रूरत पड़ती है जिसको जो है हमको कार्यशाला में उपलब्ध रखना चाहिए। देखिए, ये जो दुर्घटनाएं होती हैं इससे बचने के लिए या इसके प्राथमिक उपचार के लिए हमको कुछ सामग्रियाँ जैसे पट्टी हो गई, जालीदार कपड़ा हो गया, रुई हो गया, लकड़ी की छोटी छोटी पट्टियाँ हो गई, ग्लास हो गया, कैंची हो गया, दर्दनाशक औषधियाँ हो गया, डेटॉल हो गया, ये सब चीज़ें आपको जो है फर्स्ट एड के रूप में, प्राथमिक उपचार के रूप में रखना चाहिए। अब देखिए, दुर्घटना जब घटित हो जाएगी तो वहाँ पे हम प्राथमिक उपचार के रूप में क्या क्या चीज़ें करेंगे। तो सबसे पहला, जो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति है उसको तुरंत ही दुर्घटना स्थल से हटाकर दूसरे स्थान पर हमको उसको लिटा देना है। कहने का मतलब, जहाँ पे दुर्घटना घटित होती है हमको सबसे पहले जो व्यक्ति है उसको उस स्थान से हटा के हमको दूसरे स्थान पर उसको लिटा देना चाहिए या बैठा देना चाहिए। फिर उसके बाद आपका होता है कि पीड़ित के चारों तरफ जो भीड़ होगी, आप देखे होंगे कहीं भी एक्सीडेंट होता है, दुर्घटना होती है तो वहाँ पे जो है काम करने वाले ना होकर वहाँ पर भीड़ इकट्ठा करने लगते हैं। तो आपको सबसे पहला काम यही करना है कि जो पीड़ित व्यक्ति के चारों तरफ भीड़ इकट्ठा होगी उसको आपको क्या कर देना है, हटा देना है, जिसके कारण जो पीड़ित व्यक्ति है उसको स्वच्छ वायु की प्राप्ति हो सके। तो देखिए, ये सब जो चीज़ें आप कर रहे हो ये सब डॉक्टर के आने के पहले ही कर रहे हो, तो ये सब काम किस में आ जाएगा, आपका प्राथमिक उपचार में आ जाएगा। अब देखिए, अगला होता है कि अगर पीड़ित के मुंह में नकली दांत हैं, वो पान खाया हुआ है, तंबाकू खाया हुआ है, तो आपको उसको क्या कर देना है, निकाल देना है, जिसके कारण उसको सांस लेने में कठिनाई ना हो। फिर उसके बाद अगर विद्युत झटके से पीड़ित व्यक्ति के शरीर में छाले अथवा जले अंगों को स्वच्छ कपड़े अथवा कागज से ढक देना चाहिए, जिससे उन पर मक्खी मच्छर आदि न फैले तथा जो पीड़ित व्यक्ति है उसके शरीर में अन्य बीमारियां ना आए। फिर उसके बाद देखिए क्या होता है कि अगर जो पीड़ित व्यक्ति है वो यदि कमरे में है तो कमरे के जितने भी खिड़की होंगे, दरवाजे होंगे, उसको खोल देना चाहिए, जिसके कारण जो कमरा होगा उसमें स्वच्छ वायु का आगमन हो सके। अब देखिए, अगर पीड़ित को सर्दी लग रही है तो उसको आपको सर्दी से बचाना चाहिए। अगर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति जो होता है वो अगर मृत प्रतीत हो रहा है तो तब तक उसका प्राथमिक उपचार करना चाहिए जब तक चिकित्सक उसे मृत घोषित न कर दें। अब देखिए, अगर व्यक्ति को जो है सांस लेने में
कठिनाई प्रतीत हो रही है, कहने का मतलब उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो वहाँ पे आपको कृत्रिम श्वास की विधियों को अपनाना पड़ेगा। अब देखिए कृत्रिम श्वास क्या होता है। अब आपको अगर प्राथमिक उपचार देना है, फर्स्ट एड देना है, तो वहाँ पे आपको कृत्रिम श्वास के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी आप व्यक्ति को जो है कृत्रिम श्वास की विधियाँ अपना सकते हैं। तो हम देखते हैं कि कृत्रिम श्वास की विधियाँ क्या क्या होती हैं। तो यहाँ पे जितने भी आपने अभी तक काम किए हैं वो सब काम जो है किसके तहत किए हैं, प्राथमिक उपचार के तहत। अब हम देखते हैं कृत्रिम श्वास की क्रिया। देखिए कृत्रिम श्वास क्या होता है। देखिए इस क्रिया के अंतर्गत जो पीड़ित व्यक्ति है उसको श्वास में दिक्कत होने के कारण हम उसको कृत्रिम श्वास की क्रिया अपनाते हैं। और ये जो कृत्रिम श्वास की क्रियाएं होती हैं ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। इसमें पहला होता है सिल्वेस्टर विधि, दूसरा होता है शैफर विधि और तीसरा होता है मुंह से मुंह विधि। तो हम देखते हैं कि जो कृत्रिम श्वास की ये विधियां होती हैं ये हमको करना कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिल्वेस्टर विधि क्या होती है। अब सिल्वेस्टर विधि को हम देखते हैं। देखिए ये विधि हम तब यूज करते हैं जब पीड़ित के सीने की ओर छाले पड़े हों। कहने का मतलब हमको सिल्वेस्टर विधि तभी यूज करना है जब व्यक्ति के जो है सीने पे छाले पड़े हों। अगर पीठ पे छाले पड़े हैं तो हमको ये विधि यूज नहीं करना है। तो हमको कब ये विधि यूज करना है कि जब पीड़ित के कहाँ छाले पड़े हो, सीने पे छाले पड़े हो, तब वहाँ पे हमको कौन सी विधि यूज करना है, सिल्वेस्टर विधि यूज करना है। अब देखिए इस विधि में क्या होता है कि जो पीड़ित होता है उसको हम पीठ के बल लिटा देते हैं। अब पीठ के बल लिटाने के बाद उसका जो पीठ होगा उसके नीचे हम एक तकिया लगा देंगे। अब तकिया लगाने से क्या होता है कि जो उसका सीना होता है वो थोड़ा ऊपर उठ जाता है और सिर जो होता है वो थोड़ा नीचे हो जाता है। अब देखिए इसको हम चित्रों के माध्यम से समझते हैं। अब देखिए इसमें आप देख रहे हैं कि एक पीड़ित व्यक्ति है जिसको जो है पीठ के बल लिटा दिया गया है। अब पीठ के बल लिटाने के बाद इसका जो पीठ है उसके नीचे एक तकिया लगा देते हैं जिससे क्या होता है कि जो पीड़ित व्यक्ति का शरीर है, वो सिर है, वो थोड़ा क्या हो जाए, नीचे हो जाए। अब देखिए इस विधि को करने के लिए 2 स्थितियां होती हैं और ये जो आपको चित्र में दिख रहा है ये कैसी स्थित है, प्रथम स्थित है। अब देखिए प्रथम स्थिति में क्या करेंगे, हम पीड़ित के सिर के पास बैठ जाएंगे। देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है, पीड़ित के सिर के पास बैठ जाना है। और कैसे बैठना है, घुटनों के बल। कैसे बैठना है, घुटनों के बल। उसके बाद दोनों हाथों की आधी मुट्ठी बांधकर, जो पीड़ित व्यक्ति है उसका जो हाथ की मुट्ठी है उस मुट्ठी को आपको क्या करना है, बांध देना है और बांध कर क्या करना है, आपको फैला देना है। अब पीड़ित के दोनों हाथों को धीरे धीरे मोड़कर सीने पे लाइए। कहने का मतलब मुट्ठी बांधकर पहले हाथ को आपको सीधा करना है, सीधा करने के बाद इसको आपको क्या कर देना है, मोड़ देना है। तो ये आपकी हो गई प्रथम स्थिति। अब प्रथम स्थिति में आपने क्या देखा कि जो पीड़ित है उसको पहले हम पीठ के बल लिटा देंगे। पीठ के बल लिटाने के बाद जो पीठ होगा उसके नीचे हम तकिया लगा देंगे जिससे जो पीड़ित व्यक्ति है उसका सिर क्या हो जाए, थोड़ा नीचे हो जाए। फिर उसके बाद हम पीड़ित व्यक्ति के जो है सिर के पास कैसे बैठ जाएंगे, घुटनों के बल बैठ जाएंगे। अब जो पीड़ित व्यक्ति है उसके दोनों हाथ की मुट्ठियों को बांधकर हम सीधा फैला देंगे और सीधा फैलाने के बाद फिर धीरे धीरे उसके हाथों को मोड़कर उसके सीने तक लाएंगे। तो ये जितना स्थिति आपको बताया गया ये सिल्वेस्टर की पहली स्थिति थी, प्रथम स्थिति थी। अब देखते हैं हम दूसरी स्थिति के बारे में। अब देखिए प्रथम स्थिति में जो हाथ है वो सीने के पास है। अब हम क्या करेंगे, इसके हाथ को उसके सीने पर क्या करेंगे, दबाव डालेंगे। अब देखिए जब सीने के ऊपर हम दबाव डालते हैं तो जो उसके फेफड़े में भरी हवा होती है वो क्या होती है, बाहर निकलती है। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, जब हम दबा के 2 से 3 सेकंड 2 से
3 सेकंड तक हम उसके हाथ को जो है सीने से दबा के रखेंगे। उसके बाद जो है जो पीड़ित का हाथ होगा वो कहाँ कर देंगे, पीछे की तरफ फैलाकर उसके मुट्ठी को हम खोल देंगे। अब देखिए ये प्रक्रिया हमको 10 से 12 बार, कितनी बार होता है, 10 से 12 बार प्रति मिनट, 10 से 12 बार प्रति मिनट की दर से हमको तब तक इसको दोहराना है जब तक श्वास क्रिया सामान्य ना हो जाए। जब पीड़ित व्यक्ति के सीने पर दबाव पड़ता है तो जो फेफड़े की हवा होती है वो बाहर निकल जाती है, और जब दबाव हम हटाते हैं तो वो जो बाहर की ताज़ी हवा होगी वो फेफड़े के अंदर जाएगी। तो इस प्रकार जो पीड़ित व्यक्ति होगा उसको सांस लेने में सहायता मिलेगी। एक बार हम फिर से देखते हैं प्रथम स्थिति को। देखिए प्रथम स्थिति में आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो पीड़ित व्यक्ति है उसको हम पीठ के साइड लेटा देंगे। पीठ की साइड लेटाने के बाद पीठ के नीचे हम तकिया लगा देंगे। तकिया लगाने इसलिए लगाते हैं ताकि जो उसका सर है वो सर क्या हो जाए, थोड़ा नीचे की तरफ लटक जाए। अब उसके बाद हम इसके जो हाथ होंगे इस हाथ को जो है पकड़कर इसकी दोनों मुट्ठियों को हम बांध देंगे। अब बांधने के बाद हम इसके हाथ को धीरे धीरे लाकर फोल्ड करेंगे और सीने पे क्या डालेंगे, हम दबाव डालेंगे। और ये दबाव कितना डालना, हमको 2 से 3 सेकंड तक हमको दबाव बना के रखना है। उसके बाद हाथ को कहाँ ले जाना है, पीछे ले जाना है, फिर मुट्ठी आपको क्या कर देना है, खोल देना है। और ये जो क्रिया होती है ये क्रिया आपको जो है 1 मिनट में 10 से 12 बार करनी है, और तब तक करनी है जब तक व्यक्ति की जो सांस है वो सामान्य ना हो जाए। अब देखिए इसमें आपका क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि ये सिल्वेस्टर विधि हम कब यूज करते हैं। तो कब यूज करेंगे, जब छाले कहाँ पड़े हों, सीने पे पड़े हों। तो सीने में अगर छाले पड़े हुए हैं तब वहाँ पे आपको कौन सी विधि अपनाना है, सिल्वेस्टर विधि अपनाना है। अब देखिए यहाँ पे अगर आपको कन्फ्यूजन होगा तो सिल्वेस्टर में क्या आ रहा है, सा आ रहा है, और सीने में भी क्या आ रहा है, सा आ रहा है। तो इसका मतलब सिल्वेस्टर जो होगा वहाँ वो विधि कब हम यूज करेंगे, जब छाले कहाँ पड़े हों, सीने में पड़े हो। अब देखिए अगला विधि हम देखते हैं शैफर विधि। अब देखिए जो शैफर विधि होती है ये विधि हम क्यों यूज करते हैं, तो ये विधि हम यूज करते हैं जब पीड़ित के कहाँ छाले पड़े हों, पीठ पे। तो पहला आपको बताया गया कि जब सीने पे छाले पड़े रहेंगे तो वहाँ पे हम सिल्वेस्टर विधि यूज करेंगे, और जब छाले कहाँ पड़े हों, पीठ पे पड़े हों, तो वहाँ पे हम कौन सी विधि यूज करेंगे, शैफर विधि यूज करेंगे। अब देखिए यह विधि तब प्रयोग की जाती है जब पीड़ित के पीठ पर छाले पड़े हो। और इस विधि में क्या होता है कि जो पीड़ित होता है उसको हम कैसे लिटाते हैं, पेट के साइड लिटाते हैं। कैसे लिटाते हैं, पेट के साइड लिटाते हैं, और पेट के साइड लिटाने के बाद उसका जो सर होगा उसको हम क्या कर देंगे, एक करवट कर देंगे। फिर उसके बाद पीड़ित के जो नीचे होंगे उसके नीचे हम क्या कर देंगे, एक तकिया लगा देंगे। इसको देखिए पिक्चर के माध्यम से समझते हैं। देखिए इस विधि में जो है पीड़ित को पेट के साइड लिटा दिया गया है, और पेट यहाँ पे आपको एक तकिया लगा दिया है, और तकिया लगाने के बाद जो पीड़ित का सर है वो सर आपको एक साइड कर देना, चाहे दाहिने साइड कर दीजिए और चाहे किधर कर दीजिए, बाएं साइड कर दीजिए। तो ये जो आपका होगा ये कौन सा होगा, शैफर विधि होगा। और शैफर विधि में भी क्या होती हैं, 2 स्थितियां होती हैं। अब देखिए पहली स्थिति में क्या होता है, पहली स्थिति में होता है कि आपको जो है जो पीड़ित है उसके कहाँ बैठना है, घुटने के पास बैठना है। कहाँ बैठना है, घुटने के पास। अब देखिए जो सिल्वेस्टर विधि थी उसमें कहाँ बैठ रहे थे आप, सर के पास बैठ रहे थे, लेकिन जो शैफर विधि है इसमें हमको कहाँ बैठना है, घुटनों के पास बैठना है। फिर उसके बाद देखिए क्या करना है कि अपने दोनों हाथ पीड़ित के पीठ पर इस प्रकार रखें कि आपके दोनों हाथ सीधे रहें और चारों उंगलियां आपस में मिली हों तथा अंगूठा क्या हो, समकोण बनाता हो। तो देखिए यहाँ पे जो इसका फिंगर है ये चारों फिंगर आपस में क्या होने चाहिए, मिले होने चाहिए, और ये जो अंगूठा है ये कितना होना चाहिए, 90 डिग्री पे बना होना चाहिए। तो प्रथम स्थिति में हो गया कि आपको
जो पीड़ित व्यक्ति है उसको पेट के साइड लिटा देना है, पेट के नीचे एक तकिया लगा देना है तथा उसके सर को एक साइड पे कर देना है। फिर उसके बाद उसके घुटनों के पास बैठ जाना है। अब देखिए द्वितीयक स्थिति में दूसरी वाली स्थिति में क्या होगा, देखिए दूसरी वाली स्थिति में आगे की तरफ झुकते हुए पीड़ित के पीठ पर भार डालें। कहने का मतलब आगे की तरफ आप झुक जाइए और झुकने के बाद जो आपका हाथ है, इस हाथ के द्वारा जो पीड़ित व्यक्ति है उसके पीठ पर क्या डालें, दबाव डालें। और ये दबाव भी आपको कितना डालना है, 2 से 3 सेकंड तक डालना है। उसके बाद आपको ये दबाव क्या कर लेना है, हटा लेना है। अब देखिए जब तक आप दबाव लगाएंगे तो 2 से 3 सेकंड में जो इस पीड़ित व्यक्ति के फेफड़े में वायु होगी वो क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। और जब आप दबाव हटा लेंगे 2-3 सेकंड के बाद तो जो सूक्ष्म वायु होगी वो मनुष्य के या जो पीड़ित व्यक्ति है उसके फेफड़े तक पहुंच जाएंगी, जिससे जो पीड़ित व्यक्ति होगा उसको सांस लेने में आसानी होगी। अब देखिए ये प्रक्रिया भी आपको कितनी बार करना है, 10 से 12 बार, 10 से 12 बार प्रति मिनट। देखिए जो सिल्वेस्टर विधि आपको बताई गई थी उसमें भी आपको बताया गया है कि जो ये प्रक्रिया है उसको हम 1 मिनट में 10 से 12 बार करेंगे और शैफर विधि में भी हम क्या करेंगे, 10 से 12 बार करेंगे। अब देखिए इसमें दोनों में आपको ये ध्यान देना है कि अगर पीड़ित के पीठ पे छाले पड़े हो तो कौन सी विधि अपनाएंगे, हम शैफर विधि अपनाएंगे। और अगर सीने पे छाले पड़े हैं तो कौन सी विधि अपनाएंगे, शैफर विधि अपनाएंगे। और यहाँ पे आपको दोनों कृत्रिम श्वास में आपको 2-2 स्थितियाँ बताई गई हैं। अब उसके बाद आता है आपका मुंह से मुंह विधि। देखिए तीनों कृत्रिम सांसों में सबसे जो आसान विधि होती है वो मुंह से मुंह विधि की विधि होती है। इस विधि में आपको ये नहीं देखना है कि जो पीड़ित व्यक्ति है उसके छाले पीठ पे पड़े हैं या सीने पे पड़े हैं। आपको तुरंत ही क्या करना है, मुंह से मुंह विधि के द्वारा पीड़ित व्यक्ति को जो है कृत्रिम सांस देना स्टार्ट कर देना है। अब देखिए इस विधि को हम मुंह से मुंह विधि तो बोलते ही हैं, साथ ही साथ इसको हम ला बोर्ड विधि भी कहते हैं। कभी कभी पूछा जा सकता है कि ला बोर्ड विधि क्या है, तो ला बोर्ड विधि वही है जो मुंह से मुंह विधि होता है। अब देखिए जो मुंह से मुंह विधि होती है ये कैसी होती है। अब देखिए इसमें भी क्या होता है, 2 स्थितियां होती हैं। प्रथम स्थिति में जो पीड़ित होता है उसको हम पीठ के बल लिटा देते हैं। पीठ के बल लिटाने के बाद उसके नीचे हम क्या करते हैं, एक तकिया लगा देते हैं। और तकिया लगाने से क्या होता है, मुख जो होता है वो थोड़ा सा पीछे की ओर लटक जाता है। तो देखिए इसको पिक्चर के माध्यम से देखिए, सिल्वेस्टर विधि के तरह ही जो मुंह से मुंह विधि होती है इसमें भी हम क्या करते हैं, जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसको हम पीठ के बल लिटाते हैं। अब पीठ के बल लिटाने के बाद जो पीड़ित व्यक्ति होगा उसके पीठ पे हम क्या लगा देंगे, एक तकिया लगा देंगे। और तकिया लगाने से यही होता है कि जो पीड़ित व्यक्ति का सर होता है वो थोड़ा सा पीछे की ओर लटक जाता है। तो ये हो गई आपकी प्रथम स्थिति। प्रथम स्थिति में पीड़ित व्यक्ति को आपको लेटा देना है। लेटाने के बाद उसके पीठ के नीचे एक हम तकिया लगा देंगे। और तकिया लगाने से क्या होता है कि जो पीड़ित व्यक्ति होगा उसका जो सर होगा वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, पीछे की तरफ लटक जाएगा। अब देखिए दूसरी स्थिति में क्या होता है, अब देखिए दूसरी स्थिति में क्या होता है कि पीड़ित का जो मुख है सबसे पहले उसको हम अच्छी तरीके से साफ़ कर लेंगे। जैसे मान लीजिए पीड़ित व्यक्ति जो है तंबाकू खाया हुआ है, गुटखा खाया हुआ है तो या नकली दांत लगाया हुआ है, तो सबसे पहले हम पीड़ित व्यक्ति के मुख को जो है पूरी तरीके से साफ़ कर लेंगे। अब पूरी तरीके से साफ़ करने के बाद उसका जो मुख है उसके मुख पर हम महीन कपड़ा रख देंगे। उसके मुख पे हम क्या कर देंगे, महीन कपड़ा रख देंगे। और कपड़ा रखने के बाद हम अपने एक हाथ से उसकी नाक को दबाएंगे।
और जब उसकी नाक को दबाएंगे फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि उसके मुख में अपना मुख रखकर बलपूर्वक झटके से हवा भरेंगे। देखिए जैसा चित्र में दिखाया गया है कि जो उसका मुख है उसके मुख को पकड़कर आप अपने मुख के द्वारा बलपूर्वक क्या करेंगे, हवा भरेंगे। अब देखिए हवा आपको ऐसे भरना है कि जो हवा आप भरोगे वो बाहर की तरफ ना जाए, सारी की सारी हवा उसके मुख में जाए। अब देखिए ऐसा करने से क्या होता है कि जो पीड़ित व्यक्ति का फेफड़ा होता है वो फूल जाता है, क्योंकि उसमें हवा भर जाएगी तो वो फूल जाएगा। फिर उसके बाद आप क्या करो, आप थोड़ी देर के बाद अपना मुख हटा लीजिए तो हवा क्या होगी, बाहर की तरफ निकलेगी। फिर जब बाहर की तरफ निकलेगी तो आपको फिर यही प्रक्रिया करना है, फिर हवा भरना है, फिर आपको मुख अपना हटा लेना है। तो ऐसे आप लगातार करते रहेंगे तो जो पीड़ित व्यक्ति है उसको जो है सांस लेने में आसानी होगी, सहायता प्रदान होगी। अब देखिए ये जो प्रक्रिया है ये प्रक्रिया भी आपको 1 मिनट में कितनी बार करना है, 10 से 12 बार करना है। और ऐसा करने से जो पीड़ित व्यक्ति होगा वो धीरे धीरे जो है सांस लेने लगेगा। तो ये 3 आपकी विधियां होती हैं। पहला हो गया सिल्वेस्टर विधि, दूसरा हो गया सैफर विधि और तीसरा हो गया आपका मुंह से मुंह विधि। अब सबसे जो ज़्यादा यूज करने वाली विधियां होती हैं वो आपका यही होता है मुंह से मुंह विधि, और सबसे आसान विधि भी है और सबसे ज़्यादा यूज की जाने भी वाली जो विधि है ये कौन सी आपकी मुंह से मुंह विधि है। अब देखिए यहाँ पे आपका फर्स्ट लेसन ख़त्म हो गया है। अब कल से आपको सेकंड लेसन बताया जाएगा। सेकंड लेसन आपका है हैंड टूल, हस्त औजार। कल से आपको जो है जितने भी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में प्रयोग होने वाले औजार हैं, टूल्स हैं, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।